हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। आज हम पूरा सप्लाई का जो है टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। सप्लाई के बारे में पूरा जानेंगे, उसकी क्या अवधारणा है, उसकी क्या क्षेत्र हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हम पूरा ओवरऑल सप्लाई के बारे में अब जानेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो सप्लाई है वो ही जीएसटी में क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। ठीक है, तो टैक्स जीएसटी के अंदर जो टैक्स का बेस है या फिर हम कह सकते हैं कि टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है, सप्लाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो जीएसटी है उसके अंदर जो टैक्स का बेस है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, टैक्स का बेस। बेसिस ऑफ टैक्स या फिर हम क्या कह सकते हैं, टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या है इन जीएसटी, सप्लाई। ठीक है, सप्लाई हमारा क्या है, सप्लाई हमारा क्या है, बेसिस ऑफ टैक्स है, कर का आधार, या फिर हम ये कह सकते हैं कर योग्य घटना जो है वो क्या है, सप्लाई है जीएसटी के अंदर। ठीक है, जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ पे पूर्ति होगी वो ही क्या, वहाँ पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जीएसटी में कर का आधार या फिर कर योग्य घटना। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कर का आधार, इसे क्या कह सकते हैं, सप्लाई को हम कह सकते हैं कर का आधार या फिर कर योग्य घटना। क्या कह सकते हैं, कर योग्य घटना हिंदी में। ठीक है, तो सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर, क्योंकि विदाउट सप्लाई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो कब बनेगी, जब सप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई क्या है हमारी, कर योग्य घटना या फिर कर का आधार है। इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है कि सप्लाई होती क्या है, कब हम सप्लाई मानेंगे, कब हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सप्लाई क्या होती है, इस चीज़ की डेफिनेशन जो है वो जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं दी गई है। ठीक है, जीएसटी का जो एक्ट है, जीएसटी एक्ट के अंदर इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ सप्लाई की बात करें अगर हम, तो वो डेफिनेशन जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं दी हुई है। ठीक है, जीएसटी एक्ट के अंदर जीएसटी की सप्लाई क्यों नहीं दे रखी है, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, इसी तरह जीएसटी एक्ट के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर सप्लाई की डेफिनेशन दे दी जाती है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन ये भी कह सकता है कि मैं तो उस दायरे में आता ही नहीं। फिर क्या हो जाता है, सप्लाई का क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है तो इसका क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है, मतलब ये उस सीमा तक ही क्या रह जाती है, सीमित रह जाती है। इसलिए सप्लाई की डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, अब हम बात करें, सप्लाई की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन इसके जो सप्लाई के जो दो मेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सप्लाई के दो मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अगर हम सप्लाई के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सप्लाई के एलिमेंट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि सप्लाई के क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सप्लाई के होते हैं दो एलिमेंट, एक तो क्या होता है, एक तो होता है सप्लायर, एक तो क्या हो जाता है, सप्लायर हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, रिसिपिएंट हो जाता है। ये दो क्या है, मेन एलिमेंट है सप्लाई के। ठीक है, ये दो मेन क्या है, सप्लाई के एलिमेंट है। मतलब सप्लाई में ये दो होने चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, एक तो पूर्तिकर्ता होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, हमारे पूर्तिकर्ता होना चाहिए। ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, एक प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ठीक है,
ये मिल करके सप्लाई की डेफिनेशन को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखिए एक तो क्या होना चाहिए, पूर्तिकर्ता, जो क्या करता है, किसी माल की या फिर किसी सर्विसेज की क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है, पूर्तिकर्ता क्या कर सकता है, किसी भी माल की या फिर सर्विसेज की क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि सप्लायर क्या करता है, तो देखिए सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लायर करता है कोई भी गुड्स या फिर सर्विस की क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, या तो सप्लाई करता है या करने का क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर इसका एजेंट भी आ जाता है, इसका जो एजेंट होता है, एजेंट भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये जो एजेंट होता है, जो सप्लायर की तरफ से गुड्स या फिर सर्विस की सप्लाई करता है, वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सप्लायर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, सप्लायर की डेफिनेशन आपको दे रखी है सेक्शन 2(105) के अंदर। ठीक है, हमने जो जीएसटी की डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें सेक्शन 2(105) के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अब अगर हम रिसिपेंट की बात करें कि रिसिपेंट क्या होता है, तो रिसिपेंट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कंसीडरेशन के बदले में कोई भी गुड्स या सर्विस क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विस क्या करता है, रिसीव करता है, या फिर वो कंसीडरेशन का क्या करता है, पेमेंट करता है। कंसीडरेशन जो होता है, जिसे हम प्रतिफल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल का भुगतान करने वाला व्यक्ति। ठीक है, या प्रतिफल के बदले में कोई माल या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ठीक है, और अगर वहां पर प्रतिफल नहीं है तो जो माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, एक तो जो पेमेंट करता है कंसीडरेशन का वो, और एक जो रिसीव करता है। ठीक है, एक जो क्या करता है, रिसीव करता है किसको, गुड्स को या फिर सर्विस को। तो वो रिसीव करने वाला जो पर्सन होता है वो भी क्या कहलाता है, प्राप्तकर्ता कहलाता है। ठीक है, रिसिपेंट कहलाता है। या फिर इसकी तरफ से कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, या फिर इसका कोई एजेंट, या फिर इसका कोई एजेंट जो कि इसकी तरफ से क्या करता है, गुड्स या फिर सर्विस को रिसीव करता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, रिसिपेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सप्लाई के दो एलिमेंट हम कह सकते हैं, एक तो सप्लायर होता है और दूसरा क्या कह सकते हैं हम, रिसिपेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अब देखिए सप्लाई को पूरा समझने के लिए हमें सप्लाई का पूरा स्कोप देखना होगा। ठीक है, कि सप्लाई का क्षेत्र कितना है। तो अगर हम बात करें किसकी, स्कोप ऑफ सप्लाई की, किसकी बात करें, स्कोप ऑफ सप्लाई की, जिसे हम कहेंगे पूर्ति का क्षेत्र। अगर पूर्ति के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, अगर पूर्ति के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक तो इसके अंदर आ जाती है कंटेंट ऑफ सप्लाई। एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें आएगा, क्या आएगा, कंटेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो वो इसमें क्या आने वाला है, वो इसके अंदर आएगा एक्टिविटीज विदाउट कंसीडरेशन, एक्टिविटीज विदाउट कंसीडरेशन, एक्टिविटी विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, ट्रीटेड एज सप्लाई। अब हम पूर्ति के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप देख लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करेंगे एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज ए सप्लाई। ठीक है, ये जो आ जाता है ये किसके अंदर आता है,
ये आता है शेड्यूल, ये आता है आपके शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आ जाएंगे ये ट्रांजेक्शन्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर दूसरे ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं जो कि शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, ठीक है। वो भी सप्लाई माने गए हैं। कौन कौन से एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स treated as a supply, ठीक है। फिर और इसके अंदर ये आ जाते हैं शेड्यूल सेकेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बात करेंगे थर्ड किसकी बात करेंगे, सॉरी फोर्थ हम बात करेंगे एक्टिविटीज which shall be neither treated as supply of goods and nor supply of services। तो ये है एक्टिविटीज विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है, इसको जो डाला गया है, इसे किस में डाला गया है, शेड्यूल थर्ड के अंदर, ठीक है। शेड्यूल थर्ड के अंदर बातें की गई है इसकी। फिर आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या बात आ जाती है, नेक्स्ट बात की गई है कंपोजिट सप्लाई की और कंबाइंड सप्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर कितना है, पॉइंट नंबर हमारा 5th है। पॉइंट नंबर 5th जो है वो बताया गया है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है, ये बताया गया है। इसके बाद में जो बताया गया है एग्जम्प्टेड सप्लाई के बारे में। एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी है, ठीक है, वो बताया गया है। फिर क्या बताया गया है, फिर आपको इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में बताया गया है। और फिर आपको लास्ट में बताया गया है अदर कोई सप्लाईज हो तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो क्या है, सप्लाई का स्कोप है, ठीक है। इसी स्कोप के अंदर जो है पूरा सप्लाई के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कितना स्कोप है इसका। एक तो इसके कंटेंट ऑफ सप्लाई की बात की गई है, ठीक है। कंटेंट ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे
पूर्ति की विषय वस्तु, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ति की विषय वस्तु। और फिर सेकेंड नंबर पॉइंट कहा है एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। अब कुछ गतिविधियां या कुछ क्रियाकलाप ऐसे होंगे या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, बट फिर भी क्या माना जाएगा, उन्हें सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है वो CGST एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट के अंदर बताई गई है। वो कौन कौन सी सप्लाईज होगी जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई की तरह ट्रीट की जाएगी, ठीक है। और फिर बात करेंगे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज ए सप्लाई, ठीक है। फिर ऐसे ट्रांजेक्शन और ऐसे एक्टिविटीज की बात करेंगे जिन्हें फुली क्या माना गया है, सप्लाई ही माना गया है, ठीक है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई आ जाती है। फिर हम बात करेंगे एक्टिविटीज विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होगी जिन्हें न तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और न ही हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे, ठीक है। मतलब कुछ एक्टिविटी होगी ही ऐसी जो सप्लाई की कैटेगरी में आएगी ही नहीं, ठीक है। वो न तो गुड्स की होगी और न ही सर्विस की होगी, ऐसा आपको शेड्यूल थर्ड में बताया गया है। फिर बात की है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। फिर हम देखेंगे कि ये संयुक्त पूर्ति और मिश्रित पूर्ति क्या होती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई के बारे में पहले ही हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आगे और आएगा तब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अदर कोई सप्लाई हो तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये जो स्कोप है, इस स्कोप के अकॉर्डिंग हम पूरा सप्लाई को अब पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सप्लाई जो है GST के अंदर ये एक बहुत ही मतलब क्या है, बेसिस कह सकते हैं टैक्स का, ठीक है, एक इवेंट कह सकते हैं टैक्स का। इसके बिना जो है GST चार्ज नहीं होता है। तो इसका जो भी पूरा सब कुछ है कि सप्लाई किसे कहते हैं, क्या होता है सप्लाई, किसको हम सप्लाई मानेंगे, किसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, तो इस बारे में जो है पूरा स्कोप इसका बनाया गया है, ठीक है। इसलिए इसकी कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो कंटेंट ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि कंटेंट ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटेंट ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट ऑफ सप्लाई। कंटेंट ऑफ सप्लाई, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्ति की विषय वस्तु। हिंदी में हम क्या कहेंगे, पूर्ति की विषय वस्तु, ठीक है। पूर्ति की विषय वस्तु। पूर्ति के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो है वो बताई है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए कंटेंट ऑफ सप्लाई, उसकी विषय वस्तु की बात करें तो सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि सप्लाई के अंदर देखिए, सप्लाई इंक्लूड्स सेल एंड ट्रांसफ़र, ठीक है। सेल आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, सेल आ जाता है, विक्रय, ठीक है। ट्रांसफ़र हस्तांतरण आ जाता है, एक्सचेंज, ठीक है, बार्टर सिस्टम उसके अंदर आ जाता है, लाइसेंस उसके अंदर आ जाता है, रेंटल या फिर लीज पे दिया गया है, या डिस्पोजल। इफ अ पर्सन अंडरटेक्स आइदर ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस फॉर द कंसिडरेशन, इट विल बी कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर GST, ठीक है। तो GST की सप्लाई के, GST के अंदर सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई है कि किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, कारोबार के दौरान या फिर उसे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे मैं लिखूं कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, या उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी प्रतिफल के बदले में, किसी प्रतिफल के बदले में। ये भी बात, प्रतिफल भी ध्यान रखना आपको, कंसिडरेशन, ठीक है। किसी प्रतिफल के बदले में
या तो क्या किया जाएगा, विक्रय, क्या किया जाएगा, विक्रय, या फिर क्या किया जाएगा, हस्तांतरण, या तो विक्रय या हस्तांतरण, ठीक है, या फिर वस्तु विनिमय, या फिर हम बात करें लाइसेंस, या फिर हम बात करें किसकी, किराए पर देना किसी चीज को, या हम बात करें पट्टा, या फिर हम बात करें निष्पादन की। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने के लिए किसी प्रतिफल के बदले में विक्रय किया गया है, हस्तांतरण किया गया है, वस्तु का विनिमय किया गया है, लाइसेंस दिया गया है, किराए पर दिया गया है, पट्टा दिया गया है किसी को, ठीक है, लीज पे, या फिर उसका डिस्पोजल किया गया है, उसको बेचा गया है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर आ जाती है, सप्लाई के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है इसके अंदर, फर्स्ट नंबर पॉइंट हम यही कहेंगे इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट जो सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर पहली चीज़ तो यही आ जाएगी कि कारोबार के दौरान उसे जो भी इसने सेल्स किया है, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, और उसके बिजनेस को चलाने के लिए या फिर उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी किया जाता है सप्लाई, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या आती है, दूसरी चीज़ इसमें एक और आ जाती है, इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। एक और क्या आ जाता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, import of services with consideration, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रतिफल के बदले में, ठीक है, प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल के बदले में, प्रतिफल के बदले में सेवाओं का आयात, ठीक है। तो जो इंपोर्ट है सर्विस का, अगर इंपोर्ट किया गया है विथ कंसिडरेशन तो वो भी सप्लाई की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। और देखिए इसमें एक और चीज क्या आ जाती है, इसमें एक और चीज ऐसी आ जाती है, जो एक्टिविटीज है, ठीक है, जो एक्टिविटीज की बात की गई है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर वो भी आ जाती है। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर, कंटेंट के अंदर, विषय वस्तु के अंदर क्या चीज आती है, एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। जो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर एक्टिविटीज बताई गई है वो भी इसके कंटेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो पूर्ति की जो विषय वस्तु है मेन तो यही है कि सेल किया है, बार्टर किया है, लाइसेंस पे दिया है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। और सर्विस का अगर क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है, विथ कंसिडरेशन, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये कंटेंट ऑफ सप्लाई था, मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने ये बात करनी थी, ठीक है। ये जो विषय वस्तु है इसके अंदर हमने ये बात की है कि सप्लाई की क्या क्या विषय वस्तु है, तो ये उसके अंदर चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो वो हम जो एक्टिविटीज है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।